हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रजत ने उसे वहां से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके। इसलिए वो वैसे ही पड़ी रही। इधर रजत खुशी को छोड़कर ऑफिस आ तो गया था, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी की चल उसके उसके जहन में खुशी ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश कर रहा था उसे समझने की। रजत ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक कर रहा था। इसलिए उसने कर उसने खींचकर लैपटॉप को सेट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए शादी की थी, तो फिर जो पैसे मैंने दिए वो उसी के नाम पर ट्रांसफ़र हुए होंगे। मुझे चेक करना होगा। रजत ने किसी को फ़ोन करने के लिए अपने फ़ोन को हाथ में लिए था। उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया कि खुशी को होश आ गया है और जॉली फ़ोन कर रहा है। रजत ने फ़ोन पिक किया तो सामने से जॉली ने घबराते हुए कहा, सर, वो खुशी मैडम। रजत ने उसकी पूरी बात सुने बिना कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? मैं अभी आता हूँ। जॉली, जी सर, आप जल्दी से आ जाइए। रजत ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल कर आने को कहा और खुद घर की ओर निकल गया। खुशी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जॉली उसे यूं देखकर घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही हो। जॉली इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिसे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसने बिना रजत की इजाज़त के डॉक्टर को कॉल किया और जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत में भी रूबरू करवाया तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पर गीली पट्टी रखने के लिए कहा। जॉली ने वैसे किया, लेकिन खुशी अभी भी वैसे ही सांस ले रही थी। उसकी आंखों के किनारों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो किस दर्द में थी ये वो ही जानती थी, इसलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ गया तो उसने जल्दी से खुशी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ मिनटों बाद खुशी शांत होगी और नॉर्मल इंसान की तरह लेट गई। रजत अभी तक नहीं आया था। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है, इसलिए वो धीरे ड्राइव कर आ रहा था। वो यह सोच रहा था कि खुशी को होश आया होगा और वो कमज़ोर होगी, इसलिए जॉली उसे फ़ोन कर रहा है। लेकिन असलियत क्या थी यह सिर्फ जॉली जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़े थे, जैसे कोई मर गया हो। जब रजत ने घर में कदम रखा तो घर के एक और सबको खड़ा देखकर उसके भौहें तन गई और वो लंबे कदमों से उस ओर आ गया। सबने जब रजत को देखा तो उनकी नज़र में एक सवाल दिखाई दे रहा था, लेकिन रजत के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी और ना ही हैसियत थी, इसलिए सब लोग एक नज़र देकर वहाँ से अपने अपने कामों में लग गए। रजत जब खुशी के कमरे में आया तो वो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, ये अभी भी सो रही है? रजत के डॉक्टर दोस्त राघव ने रजत को गौर कर देखते हुए कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी जी को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शादी कर कर लाया, या तो इन्हें तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है। इनके प्रति तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। रजत, आज अगर जॉली ने सही वक्त पर फ़ोन नहीं किया होता तो शायद हम भाभी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती। रजत ने एक नज़र खुशी को देखकर राघव और जॉली पर नज़र गड़ा दी तो जॉली ने रजत को सब बता दिया। रजत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अब भी कुछ हो सकता है इसे? राघव ने फिर से रजत को गौर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है ये, सी इज इन डिप्रेशंस और
वजह तुझे जाननी है और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकता है क्योंकि तेरी पत्नी है ये। रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़की डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। राघव, ऐसी लड़की का मतलब कैसी लड़की? ये तूने ऐसी ही शादी कर ली क्या? इसने रजत ने अपने हाथों को पॉकेट में रख कर फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने इसे और इसने भी मुँह मांगी किया पाई है। तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरा सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन इस लड़की को की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन का 1 या 2 दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, ये खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिसे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। जीना ही नहीं चाहती है, इसलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ इसके साथ और सोच क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई है। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वो बेटा खुशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उसने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी कर कर एक बार ही चाहिए था, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तब उन दोनों के बीच यह बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ़ थे, इसलिए उसने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत को भी अपना फ़ायदा दिखा और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है यह लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांगों को किसी के सामने क्यों रखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी से सब कुछ हुआ कैसे? रजत काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमज़ोर था वो। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना। बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप में ही उलझ रह गया था। उसके लिए पैसा ही पावर था। पैसा के दम पर आज तक उसने सब काम किए था, इसलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर ली। लेकिन आज वो क्या करे, उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम होगा तो खुशी ही होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी। अब जो रजत को चाहिए वो उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी। रजत अब घर पर ही था। अक्सर वो ऑफिस से रात में लेट आया करता था, जिसे घर में काम करने वाले नौकर के मज़े थे। लेकिन आज जब वो घर था तो सब चिड़चिड़े घूम रहे थे। वहीं जॉली आज खुश था। रजत से उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि जब वो उठे तो उससे से बात कर सके। रात के 8 बजे जॉली रजत के पास जाकर बोला कि खुशी मैम जाग गई है। लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या जॉली? लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही है। वो ना तो उठ रही है और ना कोई हरकत कर रही है। रजत से अब रहा नहीं गया। वो खुशी के कमरे में आ गया तो यहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी जॉली ने बताई थी। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास बेड पर बैठा गया, जिसे खुशी ने हिम्मत कर खुद को उसे दूर करने की कोशिश करी तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वो बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वो उठना चाहती है। इसलिए उसने खुशी के हाथों को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर मन ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है ये जंगली इंसान? मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहता ये। रजत ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया, फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है? खुशी यह सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, बोले या ना बोले। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने
हेलो से कहा, देखो अगर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे, मैं तुमने इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी आती है। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वो पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की सोची। इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक बार फिर खुशी को धक्का सा लगा। उसकी शादी नहीं की गई थी बल्कि उसे बेचा गया था, और जो इंसान उसके सामने बैठा था उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता। उसकी ज़िंदगी बद पहले से ही बदतर थी, और अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द सुनते ही उसने के कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी शून्यपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिसे रजत की आंखों उसकी आंखों में मिल गई। वो खूबसूरत आंखों एक बार फिर से रजत के सवाल करने लगी, जिनके जवाब रजत के पास नहीं थे। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोले, जबरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में आ गई हूँ।